स्वागत है गाइस टेक चैनल पे। तो भाई नथिंग का CMF2 Pro आप सामने देख रहे होंगे। इस डिवाइस को यूज करते हुए कुछ टाइम मेरे को हो चुका है। काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है और सारी चीजें एक एक करके बताने वाला हूँ कि भाई इसका जो टेलीफोटो वाला जो कैमरा है वो काम का भी है या फिर सिर्फ नाम का है। इसके बाद जो उसकी बैटरी है फोन की वो कैसा परफॉर्म कर रही है, 5000 mAh की बैटरी है, सॉफ्टवेयर कैसा एक्सपीरियंस दे रहा है और अभी तक जितना मैंने टेस्टिंग करी है उसमें इसका गेमिंग में परफॉर्मेंस कैसा है, डे टू डे टास्क कैसा हैंडल करता है और क्या ये जो डिवाइस अभी मिल रहा है 18,000 रुपए का, 18,000 रुपीज का, क्या भाई पैसा खर्च करना इसमें वर्थ इट है। तो भाई सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, डिटेल्ड रिव्यू आपको देने वाला हूं। उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई डिवाइस आपको परचेस करना है, खरीदना है, फिर जो आपकी मर्जी है दूसरे ब्रांड का डिवाइस खरीदना है। तो चलो आपको मैं डिवाइस पे लेके चलता हूं, सारी चीज आपको एक एक करके वहीं पे दिखाता हूं। तो भाई सामने आप देख रहे होंगे हमारा नथिंग का CMF2 Pro और सही डिवाइस है। यदि आपको एक नॉर्मल यूज के लिए चाहिए तो सारे टास्क मैं इसके एक बार बंद कर देता हूँ। और सबसे बढ़िया चीज़ भाई इसका सॉफ्टवेयर है। आप सामने देखो, ये एकदम आपको ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। आप कोई भी एप्लीकेशन खोलो कोई दिक्कत नहीं आती, अटकता नहीं है डिवाइस ज़्यादा। कैलकुलेटर खोलो, इसेंशियल एप्लीकेशन खोलेंगे, CPU थ्रॉटलिंग खोलेंगे, ठीक है। इवन दो उसका जो प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल है नहीं, मैं बोलूँगा बिल्कुल पावरफुल नहीं है, क्योंकि मैंने गेम्स खेल के देखे थे और मेरे को मज़ा नहीं आया। इवन दो बेसिक COD वाला गेम खेला था उससे मेरे को मज़ा नहीं आया। क्या नहीं आया सब बताने वाला हूँ। स्कोर देखो आप इसका 6,76,000 के आसपास है। CPU ठीक ठाक है बट GPU काफ़ी वीक है। देखो आप सामने 1,49,000 के आसपास का स्कोर है। इवन तो जब मैंने Antutu बेंचमार्क्स रन कर रहे थे ना तो भाई इसने टेम्परेचर इतना ज़्यादा गेन नहीं करा, जो कि मेरे को बहुत सही लगा। फ़ोन गर्म नहीं होता ज़्यादा और बैटरी ड्रॉप भी इसने कम किया, ठीक है। बट यदि मैंने जब इसमें गेम ट्राई करे कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह तो भाई FPS के इश्यूज़ हुए। सामने वाला दुश्मन मेरे को टपका जाता था भाई, मैं उतनी देर में उसको गन पॉइंट करके, मतलब स्क्रीन का रिस्पॉन्स टाइम ना मेरे को मज़ा नहीं आया गेमिंग के अंदर। तो भाई गेमिंग के लिए फ़ोन मत लेना, डे टू डे टास्क के लिए ले सकते हो, जिसमें आपको सामने दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें आपको UFS 2.2 एक तो देखने को मिलती है जो कि वैसे इतनी फास्ट है नहीं, और LPDDR4X की रैम है जो कि एकदम पुरानी है यार। तो 18,000 रुपये के अंदर LPDDR4X रैम, एटलीस्ट 5X रैम फास्ट हो जाती है, बट रैम भी स्लो है, स्टोरेज टाइप भी स्लो है। तो भाई गेमिंग के लिए फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है। बट एनिमेशन इन्होंने स्मूथ बनाया है। मेरे पास जो वेरिएंट 128 GB स्टोरेज के साथ है, 128 GB, ठीक है। अब यहाँ पे आप सामने देखो, आप YouTube वगैरह आप चला सकते हो बिंदास तरीके से। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की सपोर्ट करता है। बट भाई इसमें आप यदि आप साउंड सुनोगे ना तो आपको साउंड में मज़ा नहीं आएगा। इसमें सिंगल ही स्पीकर है और स्टीरियो स्पीकर इन्होंने दिए नहीं है, और जो आवाज़ है वो फटती है सिंगल स्पीकर से यदि आप फुल आवाज़ कर दोगे। आप सामने देखो, देख रहे हो गाइस आप। तो आवाज़ जो है सिंगल स्पीकर से फुल वॉल्यूम पे फटती है, तो इतना आपको मज़ा आएगा नहीं। स्टीरियो स्पीकर से दे सकते थे तो उन्होंने यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग कर दी। UFS 2.2 देके LPDDR4X में कॉस्ट कटिंग करके गेमिंग में वो दिखा भी दिया। गेमिंग में भाई FPS नहीं नज़र आते हैं, और वो आपको मैं दिखाता हूँ 3D मार्क के अंदर भी। यदि मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी स्कोर तो बहुत अच्छा आएगा, 99.4%। तो भाई स्टेबिलिटी के मामले में ये जो प्रोसेसर है बढ़िया है, क्योंकि भाई पावरफुल नहीं है। FPS देखो कितने मिल रहे थे मेरे को, 4 FPS से 6 FPS, बहुत ही मतलब बोलूँगा रद्दड़, एकदम वाहियात यदि आपको गेमिंग के हिसाब से चाहिए। तो भाई ये फ़ोन ना गेमर्स के लिए बिल्कुल भी टारगेटेड नहीं है, ये ध्यान रखना। बट यदि आपको गेमिंग के अलावा नॉर्मल टास्क करना है, कॉलिंग करनी है, गूगल क्रोम पे आपको थोड़ा सर्फिंग करनी है, आपको मोनो स्पीकर से काम चल जाएगा, फटी हुई आवाज़ आपको चल जाएगी, तो भाई ये डिवाइस बढ़िया चलता है। प्लस इस फोन में कोई भी ब्लोटवेयर्स आपको देखने को नहीं मिलते, तो ये चीज़ आपको बढ़िया है। तो काफ़ी सारे फोन्स में हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, फालतू की एप्लीकेशंस आपको मिलती है, भाई इसमें आपको क्लीन इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मेरे को बढ़िया लगी। आपको तो एनिमेशन स्मूथ मिल जाते हैं, आपको ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, वो बढ़िया है। यदि आप डिस्प्ले की बात करोगे तो सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बेजल्स आपको थोड़े देखने को मिलेंगे, पंच होल डिस्प्ले है, ऊपर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। तो वाकई ओवरऑल मेरे को चलाने में बढ़िया लगा, वहाँ पे कोई दिक्कत मेरे को हुई नहीं। बट हाँ, जब आप इसको आवाज़ वगैरह सुनोगे ना इसकी सिंगल स्पीकर के अंदर, यदि आप स्टीरियो स्पीकर आप यूज़ करें, जैसे मेरे पास एक फ़ोन है Realme का, ये GT Neo 3T। अब ये डिवाइस मैंने लिया था 2.5-3 साल पहले। इसमें स्टीरियो स्पीकर्स थे, स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर था। ये 2.5-3 साल पुराना जो डिवाइस है, आई थिंक BBD सेल में 19,000 रुपीज़ का बिका था। अब मैं ये चला रहा हूँ मोनो स्पीकर, भाई मज़ा नहीं आ रहा, आवाज़ फट रही है इसकी। तो भाई ये चीज़ मैंने नोटिस करी। प्लस Realme GT Neo 3T की तो भाई बात ही अलग है। इसमें आप सारे गेम्स अभी भी स्नैपड्रैगन 870 बढ़िया तरीके से चला रहा है भाई। COD बढ़िया चलता है 120 FPS के अंदर, और आपको कोई भी लैग जिटर देखने को नहीं मिलता है आज भी इस डिवाइस में, 2.5 साल पुराने डिवाइस में। भाई यहाँ पे गेमिंग के लिए आपको नथिंग CMF2 Pro तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। बाकी नॉर्मल यदि आपको वॉचिंग का शो है, मतलब आपको YouTube देखना है, आपको Netflix देखना है, तो भाई उन लोगों के लिए बढ़िया चलेगा, ठीक है। तो स्क्रीन की बात हो गई, स्पीकर्स की बात हो गई, भाई कैमरे की बात कर लेते हैं। इसमें आपको जो देखो कैमरा में आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ सारी मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है। सबसे पहले कैमरे में आपको जो मिलता है, वीडियो सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे आपको मोड्स मिलेंगे 4K 30 FPS, 1080p 60 FPS, ठीक है। तो यदि आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो अल्ट्रा वाइड वाला जो आपका कैमरा है वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, और मैक्सिमम जूम 4K 30 FPS में है 8x तक, तो ये ध्यान रखना, ठीक है।
अब यदि आप 4K से स्विच कर जाओगे 1080p 30 fps पे, तो यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 0.6x 1.6x, और यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप स्विचिंग भी कर सकते हो। अब आप जब वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना, वहाँ पे भी आप लेंस स्विचिंग कर पाओगे यदि आपने 1080p 30 fps पे इसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो लेंस स्विचिंग इतनी स्मूथ है नहीं, 8x तक मैक्सिमम जूम जाता है, आपने देख ही लिया होगा। देखो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड से मैं 1x पे आ रहा हूँ, कैसा स्विच हुआ, हल्का सा झटका मार के स्विच हुआ, ठीक है। 2x पे गया, हल्का सा झटका मार के स्विच हुआ। तो चाहे अल्ट्रा वाइड से मेन लेंस पर आओ, हम मेन लेंस से आप टेलीफोटो लेंस पर जाओ, तो भाई जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ नहीं है, और 1080p 30 fps पर ही जो लेंस स्विचिंग है वो पॉसिबल है। जैसे आप 4K पे जाओगे, लेंस स्विचिंग भी आप नहीं कर पाओगे, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको मैं कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ जो मैंने इस डिवाइस में शॉट करे थे। तो यहाँ पे आप सामने देखो, ये नॉर्मल शॉट था। कई बार ये इमेजेस को थोड़ा आप देखो अजीब सा कॉन्ट्रास्ट कर देता है, जो कलर प्रोसेसिंग एल्गोरिदम है, कई बार सही लगती है मेरे को, कई बार बड़ी अजीब सी लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, जो सूरज था, ये सनसेट का टाइम है, और इसने सूरज को बहुत अजीब सा कर दिया, और आसपास की रेस भी बहुत अजीब सी कर दी, जबकि रियलिटी में ऐसा ये दिख नहीं रहा था, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सैंपल्स दिखाता हूँ और भी। यहाँ पे ये मैंने फ्रंट कैमरा से मैंने फ़ोटो खींची थी, तो यहाँ पे इसने डिटेल्स तो रखी, लेकिन जब जूम करोगे सारी डिटेल्स फट गई। जो मैं बोलूँगा कलर प्रोसेसिंग फ्रंट कैमरे से मेरे को सही लगी, ऐसा मेरे को ज़्यादा देखने को नहीं मिला ओवर कॉन्ट्रास्टी, बट हल्की सी पीली मतलब येलोइश टाइप मेरे को नज़र आती है, ठीक है। यदि आप इसके टेलीफोटो लेंस की भी बात करोगे तो मैं बोलूँगा यूजेबल है, ऐसा नहीं कि बेकार है। यदि ये जो आपको फोटो सामने दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी दूर से मैंने खींची थी, जैसे ये मेरे विंडो से दिख रहा था, उसके बाद मैंने 8x तक या 10x तक मैंने जूम करा, तो आप आराम से विंडोज़ वगैरह फोटोज़ वगैरह देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो गायब हो गई है। तो इसका जो 50 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट वाला जो लेंस है ना, वो सही तरीके से काम कर रहा है, टेलीफोटो वाला वो सही तरीके से काम कर रहा है, और आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिलता है, तो मैं बोलूँगा सही है, काफ़ी सही है, ठीक है। इसके अलावा मैंने रात में भी शॉट्स ट्राई करे थे, तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पे आप मैं इसको जूम करूँगा तो 1-2 सेकंड लगाता है प्रोसेसिंग करने में, तो डिटेल्स को सही रखने की कोशिश करता है, और पिक्चर्स ठीक ठाक निकाल के दे देगा, बट आपको डिटेल्स यदि आप जूम करोगे तो फट जाएंगी, और थोड़ा आपको येलोइश फोटोज निकाल के देगा, तो ये ध्यान रखना। नाइट टाइम के अंदर जो प्राइमरी कैमरा है वो सही है, यहाँ पे आपको एकदम क्रिस्प, ये आप सामने देखो, नाइट में इसने प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया करी है, ज़्यादा जूम करोगे तो फट जाएगा, ठीक है। बट ओवरऑल एक 18,000 रुपये के फ़ोन के हिसाब से इसने प्रोसेसिंग मेरे को लगा एकदम बढ़िया करी है। यदि आप ज़्यादा जूम करके फोटोज़ लोगे तो भाई कुछ काम की नहीं आती, टेलीफोटो लेंस सपोर्ट करता है। अब मैं आपको वीडियोज़ पे लेके चलता हूँ या फोटोज़ पे लेके चलता हूँ। फोटोज़ पे मैक्सिमम कितना जूम सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम सपोर्ट करता है 20x तक, और 20x पे जब मैंने इसको फोटोज़ वगैरह ली थी इस फ़ोन से, तो भाई वो इतनी यूजेबल आपको फोटोज़ देखने को मिलेंगी नहीं। और आप सामने देखो, यहाँ पे जो डिटेल्स थी इसने बिल्कुल ही नहीं रखी, सब कुछ गायब हो गया, बस नाम का था 20x पे टेलीफोटो लेंस वाला, तो वो कुछ काम का नहीं है, तो इतना मान के चलना, ठीक है। आगे इसके अलावा यदि मैं थोड़ा जूम करके देखूंगा तो डिटेल्स इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, बट कलर थोड़ा येलोइश टाइप रहता है, तो कैमरा में इनको थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। प्लस इस डिवाइस के अंदर कैमरा में OIS भी नहीं है, तो भाई OIS नहीं होने की वजह से आप सामने देखो, यदि आप भागते हुए कुछ भी वीडियोस वगैरह बना रहे हो तो आपके पूरा वीडियो हिल जाएगा, पूरा शेक हो जाएगा वीडियो, आप सामने देखो, ठीक है। तो भाई ये वाला सीन है इस डिवाइस के अंदर। तो OIS इन्होंने नहीं दिया, UFS 2.2 प्लस LPDDR4X रैम, मोनो स्पीकर, ये कॉस्ट कट डाउन है इस डिवाइस के अंदर। बट टेलीफोटो लेंस बढ़िया चीज़ है, काम सही करता है, लेकिन 20x जूम फोटो मोड के अंदर जाओगे तो भाई यूजेबल फोटोज़ नहीं आती हैं। अब भाई जो इस फ़ोन की सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी, जो सरप्राइजिंग भी लगी, वो है इसकी बैटरी लाइफ। भाई इसकी फ़ोन की बैटरी बहुत बढ़िया चलती है। मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया, और फ़ोन को यूज़ करने के बाद उसने बैटरी मेरे को निकाल के दी ना, आराम से ये फ़ोन 7, 7.5 से 8 घंटे भी खींच गया, और उसके बाद भी इसमें बैटरी लाइफ बची रही। तो भाई बैटरी लाइफ 5000 mAh के हिसाब से ये बहुत सही परफॉर्म कर रहा है। इतना मेरे को उम्मीद नहीं थी ये डिवाइस चल जाएगा। यदि आप 5G पे भी चलाते हो, जब इसको 5G पे चलाओगे, गेम्स वगैरह खेलोगे, इवन दो COD मैंने खेला था, मेरे को इतना मज़ा नहीं आया, बट आप गेम्स फिर भी खेलोगे तो आपका जो डिवाइस है आराम से 6, 6.5 घंटे तो खींच देगा 5G पे लगातार। तो भाई 5000 mAh के हिसाब से जो फ़ोन है, और इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन भी बड़ा है, आप सामने देखो स्क्रीन का जो साइज़ है बड़ा है, तो बैटरी लाइफ इसकी बढ़िया है। प्लस चार्जर भी आपको 33 वाट का बॉक्स में देखने को मिल जाता है, तो वो चीज़ भी मेरे को इस फ़ोन में बढ़िया लगी, ठीक है। तो मैंने आपको बैटरी का बता दिया, बैटरी लाइफ एकदम सॉलिड है। जो उसका डिस्प्ले है वो मेरे को सही लगा, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, बेजल्स की इतनी कंप्लेन मैं करूँगा नहीं। कैमरा जो है मैंने आपको बता दिया, भाई फ्रंट कैमरे से बात करोगे तो ओनली ये 4K में रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, फ्रंट कैमरा से ओनली आप ये रिकॉर्ड कर पाएगा 1080p 30 fps के अंदर। तो भाई ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, 4K में रिकॉर्ड आपको करना है 30 fps में, तो मेन कैमरा से ही आप कर पाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल डिवाइस कैसा है, हल्का है, इतना भारी भी मेरे को देखने को नहीं मिलता, ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। गेमिंग के लिए डिवाइस बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है, और नॉर्मल टास्क के लिए डिवाइस बनाया गया है। और खास करके हीटिंग की मैं बात करूँ तो भाई ये डिवाइस मेरे को हीट होता हुआ नहीं दिखा। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी भाई इस डिवाइस ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ये फ़ोन गर्म नहीं हुआ। तो भाई मैं बहुत शॉक हो गया था। यहाँ पे आप सामने देखो, CPU थ्रॉटल टू 90% ऑफ इट्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस, तो भाई थ्रॉटलिंग ना के बराबर है इस डिवाइस के अंदर, यदि आप देखोगे तो।
तो ओवरऑल यदि आपको ऐसा डिवाइस चाहिए जो ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस दे, एकदम वनीला एंड्रॉयड हो, जहाँ पे आपको हीटिंग भी ज़्यादा देखने को ना मिले, बैटरी आपको 5000 mAh की मिलती है, बट इसका बैटरी बैकअप काफ़ी शानदार है, चार्जर भी बॉक्स से मिल जाता है, और आपको की बार तो इन्होंने कवर भी दिया है ट्रांसपेरेंट वाला, जो कि थोड़े टाइम बाद पीला हो जाएगा, बट एटलीस्ट इन्होंने दिया है कवर, और स्क्रीन पे भी एक गार्ड लगा के दिया, तो पहले दिन आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाने नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई गेमर्स के लिए ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं है, गेमिंग में एकदम बकवास वाहियात परफॉर्म करता है, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कैमरा के अंदर भी इनको एल्गोरिदम को हल्का सा ट्वीक करने की ज़रूरत है, इन्होंने अभी सॉफ्टवेयर अपडेट भी पुश करा था, थोड़ा बहुत चेंजेस मेरे को देखने को मिले हैं, बट अभी भी चेंजेस करने के बाद भी मेरे को एटलीस्ट EIS को यूज़ करके वीडियोस को और स्टेबल किया जा सकता है, वो इनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड OIS देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस यही ओवरऑल रिव्यू है, मेरे हिसाब से डिवाइस बढ़िया है, गेमिंग को हटा दो, OIS को हटा दो, 4K 30 FPS मेन कैमरे से बस पॉसिबल है, इसके अलावा UFS 2.2, LPDDR4X रैम, मोनो स्पीकर, थोड़ी फटी हुई आवाज़ है, यदि इन चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो भाई ये डिवाइस आपके लिए बढ़िया है। बट गुड अच्छी चीज़ों की बात करें, सॉफ्टवेयर बढ़िया है, डिस्प्ले मेरे को सही लगी, ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस है, कहीं भी हैंग लैग इतना ज़्यादा मेरे को देखने को नहीं मिलता, आराम से ये कुछ एप्लीकेशन है उनको आराम से खोल देता है, मिनिमाइज़ कर देता है, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से तो भाई एनिमेशन और सॉफ्टवेयर के अंदर बढ़िया काम किया है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, यदि आपने नथिंग फ़ोन CMF2 Pro खरीद लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और यदि आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी बाय, सी यू।